दोस्तों, अगर पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में ग्लोबल मार्केट में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं या हो रही हैं, इन सब परिस्थितियों को देखकर तो हमें यही लग रहा है कि जल्द ही मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक सेल ऑफ या क्रैश जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगर आपका भी यही मानना है तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम पास्ट में हुए कुछ इवेंट्स और फ्यूचर में होने वाले कुछ बड़े इवेंट्स की चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हम एक वाइड एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में हमारे ग्लोबल मार्केट के क्रैश होने की कितने प्रतिशत प्रोबेबिलिटी है, और अगर ग्लोबली कोई पैनिक कंडीशन आती है तो हमारे भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं विवेक प्रकाश, अपने चैनल ट्रेड टेक्निक में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री के स्टॉक मार्केट इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि इन कंट्री के स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सालों से अब तक किन किन आर्थिक परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म किए हैं, साथ ही उस विशेष परिस्थिति के दबाव में हमारे भारतीय शेयर मार्केट की क्या चाल बनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी इकोनॉमी अभी लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर की है। पिछले 5 सालों में लगभग 34% का रिटर्न ये दे चुका है, और ये भी देखा गया है कि अपना इंडियन स्टॉक मार्केट काफी हद तक अमेरिकन स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है। अगर हम अमेरिकन इकोनॉमी के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हमें अलग अलग डाटा के बेसिस पे यही देखने को मिलता है कि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अभी सही हालात में नहीं है। इन्फ्लेशन इनका लगातार बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड, ट्रेजरी यील्ड भी लगातार बढ़ रहा है, और बहुत सारे अमेरिकन रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये जो अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन है वो 2008 में आने वाली क्रैश के पहले की सिचुएशन से बहुत हद तक सिमिलर है, जिसको देखते हुए अमेरिकन शॉर्ट सेलर माइकल बरी ने बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉर्ट पोजीशन अमेरिकन मार्केट में क्रिएट की है। तो अगर इन सब सारे इंडिकेशन की बात करें तो जाहिर तौर पे हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला भविष्य एक बड़ा क्रैश का सामना कर सकता है। लेकिन इतने सारे नेगेटिव सेंटिमेंट होने के बावजूद भी हमारे द्वारा किए गए फंडामेंटली रिसर्च में हमने ये पाया कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति अभी बनी हुई है उसके बेसिस पे सिर्फ 15 से 20% ही प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिकन मार्केट क्रैश हो जाए। अब आप सीधे तौर पे यही सोचेंगे कि अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो यहाँ से और मार्केट कितना गिर सकता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्रैश के टाइप को समझना होगा कि क्रैश कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिकल क्रैश और सेकेंड होता है पैनिक क्रैश। तो इकोनॉमिकल क्रैश की कंडीशन में मार्केट क्या होता है कि टाइम बेस्ड करेक्शन फेज में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2008-9 में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में आया था उसमें अमेरिकन स्टॉक मार्केट करीब 1.5 साल के टाइम पीरियड में करेक्शन मोड में चला गया था और लगभग 50% तक गिर गया था। वहीं दूसरी ओर जो पैनिक क्रैश की सिचुएशन में क्या होता है कि अचानक ग्लोबली कोई बड़ा इवेंट हो जाता है जिसके कारण मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, जिसमें कि वो गिरने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में कोविड के सिनेरियो में मार्केट सिर्फ 1 महीने में करीब 30 से 35% करेक्ट हो गया था, और ऐसे पैनिक कंडीशन में लगभग सारे ही कंट्री के इकोनॉमी पर असर पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी पता होता है कि ये जो पैनिक कंडीशन क्रिएट हुई है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए मार्केट जिस तेजी से गिरता है उसी तेजी से लगभग रिकवर भी कर जाता है। तो अभी के इन हालातों को देखते हुए कहना ज़्यादा सही रहेगा कि अगर कोई मार्केट में क्रैश भी आता है तो वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल क्रैश हो सकता है। चूँकि हमने पहले भी ये बताया कि अमेरिकन बाजार में क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 15 से 20% है, तो ऐसा क्यों है मैं आपको 2 बेसिक पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। हमने लोगों को ज़्यादातर यही कहते सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोबारा दोहराता है। मगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शेयर बाजार में हिस्ट्री दोहराया तो जाता है, पर उसका रूप और बिहेवियर पिछले हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब 2001 में 9/11 का हमला अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था तो मात्र 2 से 3 दिनों में ही अमेरिकन मार्केट 16 से 17% करेक्ट हो गए थे। अब ये एक तौर पे पैनिक क्राइसिस का एग्जाम्पल है। कहने के लिए ये कोविड जैसा कोई बड़ा ग्लोबली इवेंट तो नहीं था, मगर ये अटैक अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री पे हुआ था, इसलिए इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ा। तो यहाँ पर बेसिकली छोटा सा पॉइंट यही है कि ऐसे अचानक से क्रिएट हुए पैनिक सिचुएशन का अंदाजा किसी को भी नहीं रहता है,
जैसा कि कोविड के सिनेरियो में हुआ, अचानक से ग्लोबली एक ऐसा पैनिक सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसका अंदाजा लगाना बहुत हद तक इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर इसके वजह से ग्लोबल मार्केट में पैनिक क्रैश भी आया, जो कि 9/11 के पैनिक क्रैश से बहुत अलग था। यहाँ पर मार्केट क्रैश तो हुआ, पर इसका रूप और बिहेवियर पहले की अपेक्षा बहुत अलग था। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर भविष्य में ऐसा कोई पैनिक कंडीशन बनता है तो हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो किसी और नए रूप में हमारे सामने आएगा। अब बहुत से रिसर्चर और एनालिस्ट का ये भी कहना है कि आज की आर्थिक हालात काफी हद तक 2008 के जैसे हैं। उस समय भी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर चल रहे थे, तो इस वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है। तो देखिए, हम 2008 में हुए क्रैश के डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर फोकस करते हैं, जो ये है कि जो गलतियां 2008 में अमेरिकन बैंकों द्वारा की गई थी, वही सेम मिस्टेक दोबारा करना जरा असंभव लगता है, क्योंकि हमें इसे ऐसे समझना होगा कि इस इवेंट को हुए लगभग 15 साल बीत गए हैं। तो ये कहना मुश्किल है, इतने टेक्निकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट इस सेम मिस्टेक को दोबारा होने दे। तो फंडामेंटली बेसिस पे तो क्रैश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर मार्केट में कोई नया इशू क्रिएट होता है तो वो इकोनॉमी के लिए एक कंसर्न जरूर बन सकता है। तो इस कंडीशन में क्रैश की प्रोबेबिलिटी कुछ बढ़ जरूर सकती है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि माना कि अमेरिकन गवर्नमेंट सेम मिस्टेक को नहीं होने देगी, क्योंकि हिस्ट्री में हुई गलतियों से हर कोई सीखता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड और ये ट्रेजरी यील्ड इन्फ्लेशन अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेगा? तो चलिए इसको भी हम सेकंड पॉइंट से समझते हैं। तो देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है और इसको हम और आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और कोई भी कंट्री अपने पावर प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ दो ही तरीके अपनाता है। पहला कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार बढ़ाए, या तो अपने डिफेंस पावर को बढ़ाए और वर्ल्ड को नए नए तरीके से शो करे। अब यहाँ पर आप अमेरिका की एक सिंपल स्ट्रेटजी समझिए। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो देखा जाए तो अमेरिका को कोई खास मतलब तो यूक्रेन से था नहीं, क्योंकि ये नाटो कंट्री का सदस्य नहीं है। मगर इस पर हमला करने वाला कंट्री रसिया अमेरिका का एक एनिमी कंट्री है। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को दो फायदे नजर आए। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक तो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए अमेरिका ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे यूक्रेन को वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए वो यूक्रेन के सहारे रसिया और अपने एनिमी कंट्री पर अपना पावर शो कर सके। और जैसे जैसे इनके वेपन, हथियार बिकेंगे, वैसे वैसे इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर कंट्री में वापस कैश फ्लो के रूप में आएगा, जिससे कि ये अपने इकोनॉमी को धीरे धीरे वापस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो वॉर स्टार्ट हुआ, वहां पर भी अमेरिका अपने मिलिट्री पावर के साथ इजराइल को सपोर्ट करने पहुंच गया, जिससे कि अरेबियन कंट्री को भी अमेरिका की पावर का अंदाजा लग सके। और अगर ये युद्ध मान के चलिए बड़ा होता है तो यहाँ पर अमेरिका अपने वेपन भी सेल करेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर अपने इकोनॉमी में ले जाएगा और गिर रही इकोनॉमी में वापस से री इन्वेस्ट करके उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो हमारे अनुमान से अमेरिका में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बहुत खराब हुई है, उसको वो बड़े ही आसानी से मैनेज कर लेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि इन हालातों में हमारे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव कर रहे हैं और निकट भविष्य में ये और कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और कौन सी वो सिचुएशन है जो हमारे स्टॉक मार्केट पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसा कि हम सबको ये पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और भविष्य में ये ऐसे ही लगातार परफॉर्म करती रहेगी जब तक कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एशियन मार्केट में पैदा ना हो। और अगर इंडिया के लिए कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एशिया में बन सकता है तो वो है चाइना की भविष्य की नीतियां। जैसा कि हमने पहले बात किया कि पावर प्रेजेंस किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लगातार हम देख व सुन पा रहे हैं कि चाइना की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो यहाँ पर एक संभावना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में चाइना अपनी पावर प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ताइवान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। संभावना ये भी है कि या तो ये एक इकोनॉमिकल वॉर होगा या तो एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चाइना ताइवान के अगेंस्ट कर सकता है। अब अगर चाइना ऐसा करता है तो वेस्टर्न कंट्री चाइना के खिलाफ एक ट्रेड वॉर बड़े पैमाने पर शुरू कर देंगी
और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन में चाइना इंडिया की ओर कुछ कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ऐसे में पाकिस्तान से भी उसको फुल सपोर्ट मिल सकता है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये छोटे मोटे वॉर का रूप ले ले। अगर ऐसा सिनेरियो भविष्य में बनता है तो सिर्फ इसी कंडीशन में अपना बाजार क्रैश की सिचुएशन में जा सकता है। अब अगर अभी के सिनेरियो की बात करें तो जब से कुछ कंट्रीज के बीच में वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं तब से आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, पर अपना भारतीय बाजार एक स्ट्रॉन्ग जोन में स्टेबल बना हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक एक टाइम वाइज करेक्शन जैसा सिचुएशन है। और जैसे ही ग्लोबल मार्केट में थोड़ी स्थिरता आएगी वैसे ही अपना भारतीय स्टॉक मार्केट एक लंबी रैली के लिए फिर से खड़ा हो जाएगा। तो निवेशकों को मार्केट के इस उतार चढ़ाव से अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नया इवेंट मार्केट में होता है तो शेयर बाजार उसको स्टार्टिंग में रिएक्ट जरूर करता है, जैसा कि अभी इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट पर कर रहा है, पर जल्द ही बाजार इसको भी आसानी से रिकवरी कर लेगा। तो दोस्तों, ये रिसर्च हमारा खुद का एक अपना ओपिनियन है। 100% ये चीज़ें काम वैसे ही करें ये कहना उचित नहीं होगा। आपका इस टॉपिक पर क्या राय है? आप इस गिरावट को किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपको सही गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।